तो आप लोगों ने कांटेक्ट फोर्स के बारे में जाना होगा। कांटेक्ट फोर्स जैसे आपने मस्क्यूलर फोर्स वगैरह के बारे में जाना होगा, लेकिन आपको आज मैं कुछ सही बातें बताने की कोशिश करूंगा कि कांटेक्ट फोर्स आखिर है क्या। ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स जो आप लोगों ने पढ़ा है वैसा कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है। बेसिकली जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसमें दो ही बातें होती हैं। कौन कौन? एक होता है हमारा फ्रिक्शन और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है? फ्रिक्शन, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए। सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास कितना है? इसका मास हम मानते हैं कि m मास का एक बॉडी रखा हुआ है। m मास का बॉडी रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है ना। और कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तब भी अर्थ तो उस पर फोर्स लगाएगा ना। अर्थ उस पर किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, mg। ठीक है। अब इस mg को अगर ये रेस्ट में था, रेस्ट में है, दैट मीन्स नेट फोर्स इस पर कितना है? जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। दैट इज रेस्ट में था, रेस्ट में है। दैट इज ये है कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg, उतना ही फोर्स इस बॉडी पर लगना चाहिए। फोर्स को लगा कौन रहा है? ये लगा रहा है। क्या इस सरफेस के कांटेक्ट में आने से पहले ये फोर्स लग रहा था? नहीं लग रहा था। कब लगना शुरू हुआ? जब ये कांटेक्ट में आया, इसीलिए इसका नाम कांटेक्ट फोर्स है। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये क्या लगा रहा है ऊपर? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। आप इसका सिंबल कभी n देखे होंगे, कभी r, दोनों इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस केस में वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये है कि पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है। इस बॉडी पर सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है? जितना फोर्स अर्थ उस बॉडी पर लगा रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में। तो n और mg क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कब अप्लाई हुआ? जब ये सरफेस के ऊपर हमने रख दिया और mg नीचे लग रहा था, दैट इज अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगा रहा था, तो उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगना था। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हमारा फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन। वैसे ये सारे के सारे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, क्योंकि हमारा जो मैक्रोस्कोपिक फोर्स है, फोर्सेस हैं, वो दो ही हैं। जो बेसिकली हमारे फोर्सेस हैं मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर। ये याद रहे आपको, दो ही फोर्सेस हैं, ठीक है ना। फोर्स की बात करें तो एक क्या होगा बताइए? एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो में कौन कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। माइक्रो में कौन कौन है? न्यूक्लियर फोर्स है, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार ही फोर्स है, पूरे नेचर में चार ही फोर्स पाया जाता है। कौन कौन? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन किसकी वजह से? मास की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। और ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम बड़ा करके अपने फिजिक्स को पढ़ें, एक तो बहुत माइक्रोस्कोपिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, माइक्रोस्कोपिकली कोई कांटेक्ट नहीं, बट मैक्रोस्कोपिकली ये देखा गया कि ये जो बॉडी है, ये जब इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तब ये नॉर्मल रिएक्शन लगना शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हमें मिल गया जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा कब हमारा एक्टिवेट होता है? वो तब होता है जैसे मैं अभी इधर कितना फोर्स लगाया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जीरो नहीं लगाया मैंने जीरो लगाया। तो अगर इधर जीरो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो लेफ्ट में भी कितना लगना चाहिए? जीरो, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने इस फोर्स का वैल्यू बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया, तो इस डायरेक्शन में भी कितना लगना चाहिए? 5 न्यूटन। अगर रेस्ट में है अभी, तो अभी मैं मानता हूं कि रेस्ट में है। मैंने अभी कितना लगाया? 10 न्यूटन, तो इधर भी कितना लगा? 10 न्यूटन। अभी भी मैं क्या मान रहा हूं कि रेस्ट में। अब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो जीरो के बराबर ना हो। अब बताइए, मैंने 11 न्यूटन लगाया और ये सरफेस जो कांटेक्ट वाला सरफेस है, ये 10 न्यूटन से ज्यादा इस पर फोर्स नहीं लगा सकता। एक्चुअली यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। आपने सुना होगा कि ये वाला बॉडी जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ एक साथ रहना चाहता है, मतलब रिलेटिवली एक दूसरे के बीच कोई पोजीशन चेंज नहीं होने देना चाहता है, तो उसका नाम फ्रिक्शन है। वो कितना मैक्सिमम लगा सकता है? 10 न्यूटन, इससे ज्यादा लगा नहीं सकता। तो अब ये जब 11 न्यूटन लगाया, अब भी कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन।
तो पहले कितना लगाया 0, तो ये 0, 5 तो 5, 10 तो 10, वहां तक सेल्फ एडजस्टिंग है। उसके बाद जो ही 11 लगा, अब इधर 10 ही लग रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम 10 लगा सकता है। उसके बाद चलने के बाद थोड़ा सा इसमें और कमी आ जाती है, वो बाद में बात करेंगे। अब इतनी बात हम लोग जान लें कि नॉर्मल रिएक्शन लगा, और ये सब कब एक्टिवेट होना शुरू हुआ, जब हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ, तो ये जो हमारा, जब इधर मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो इधर क्या लगने लगा, इस फोर्स का नाम हमने क्या दिया, फ्रिक्शन। ये अक्सर किताबों में स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से। तो ये पूरी कहानी को अगर हम लोग एक ही साथ जानने की कोशिश करें, तो बेसिकली दो फोर्सेस हैं। कौन कौन, एक mg तो नीचे लगा, इधर क्या लगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगा mg वेट, और इधर क्या लगा इस बॉडी पर, फ्रिक्शन। mg तो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो सेंटर में लगा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये फ्रिक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, बताइए, रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर फ्रिक्शन, तो इधर होगा हमारा रिजल्टेंट। ये क्या हो गया बताइए, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। इसी का नाम हमारा बेसिकली कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स किधर है, ना तो नॉर्मल डायरेक्शन में है, ना तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में, और नहीं फ्रिक्शन के डायरेक्शन में। किधर है, अगर ये बॉडी में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता, नॉर्मल रिएक्शन होता। ये मैं बता दूं स्पेशल केस, अगर हमारे बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अगर हम क्या कर देते, इधर हमने क्या लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स mg है, लेकिन हम सिर्फ कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स वो भी अगर टच करके कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स, उसकी बात ही नहीं हो रही है, बट बेसिक बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ये हमारा रिजल्टेंट है, तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है बेसिकली। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ये क्या हो गया नॉर्मल, ये कंपोनेंट क्या हो गया फ्रिक्शन। ठीक है ना, और अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करते, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ क्या होगा, यही हमारा नॉर्मल होगा, यही हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के डायरेक्शन में कब हो जाएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कर दें, जीरो कर दें। तो हम लोगों ने क्या जाना कि कांटेक्ट फोर्स एक ही है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे कंपोनेंट का नाम है फ्रिक्शन, और ये दोनों बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो माइक्रोस्कोपिक बात है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा, क्योंकि ये कांटेक्ट में आया, और फ्रिक्शन करता है क्या, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स के बारे में जाना कि इसकी दो किस्में हैं, क्या क्या, फ्रिक्शन और नॉर्मल। बेसिकली एक ही फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच।